एक ब्लैंक जेंगो प्रोजेक्ट का कोई भी मोटिव ही नहीं होता, कोई भी पर्पस ही नहीं होता। आप किसी भी साइट पे विजिट कर लो, हर एक साइट पे बेसिकली उसके अलग अलग पोर्शंस पे अलग अलग उसकी फंक्शनैलिटीज होती है। लाइक लेट्स से फेसबुक, फेसबुक के होम पेज पे ही आपको दो फंक्शनैलिटीज दिखेंगी, एक ऊपर लॉगिन की फंक्शनैलिटी है, एक नीचे आपको साइन अप की फंक्शनैलिटी दे रखी है। सो ये बेसिकली हर एक फंक्शनैलिटी जो आपको दिखती है किसी भी वेबसाइट पे, अगर मैं बात करूँ तो हर एक फंक्शनैलिटी हमारी, अगर मैं कहूँ तो उसको हम जेंगो एप्लीकेशन कहते हैं। ये एक जेंगो एप्लीकेशन है, ये एक अलग जेंगो एप्लीकेशन है, और इस पूरी फेसबुक को अगर मैं कहूँ तो ये पूरा हमारा एक जेंगो का प्रोजेक्ट है। ठीक है, एक जेंगो का प्रोजेक्ट बिना जेंगो एप्लीकेशन के वेस्ट है, क्योंकि अगर फेसबुक के पेज पे आपको लॉगिन या साइन अप का ऑप्शन ही नहीं दिखेगा, सो उस फेसबुक के पेज का आप क्या कर लोगे? वो फेसबुक का पेज बेसिकली गुड फॉर नथिंग है। आप ना लॉगिन कर सकते हो ना साइन अप कर सकते हो, यू कैन नॉट डू एनीथिंग एक्चुअली। सो जेंगो प्रोजेक्ट के अंदर हमारे को बेसिकली जेंगो की एप्लीकेशंस बनानी पड़ती हैं। ओके, सो ये एक लॉगिन एप्लीकेशन है, ये एक साइन अप एप्लीकेशन है, और इन्हीं से बेसिकली आपकी वेब डेवलपमेंट में या वेब एप्लीकेशन में फंक्शनैलिटीज आती है। एक जेंगो प्रोजेक्ट बेसिकली एक फ्रेम होता है सिर्फ और सिर्फ, जिसके अंदर काफी सारी एप्लीकेशंस को पुट करा जा सकता है। जेंगो प्रोजेक्ट बेसिकली एक स्टेज है जहां पर काफी सारी एप्लीकेशंस परफॉर्म कर सकती है। इज इट क्लियर व्हाट इज जेंगो एप्लीकेशन? Yes, sir. Okay, now we will be creating these Django applications, and we are going to understand each and every single thing that we got using these applications. Okay, so for creating the Django application, what is the command? What are the steps are included for creating the Django application? Let's see. So what is a Django application? Let's understand first what is a Django application. It is a piece of functionality into your project. It is a just piece of functionality into your project, nothing else. ये just एक piece of functionality होता है, nothing else. Django application एक piece of functionality है और कुछ नहीं है. Steps to create Django application. Django एप्लीकेशन को क्रिएट करने के बहुत सारे स्टेप्स हैं, यू विल हैव टू फॉलो ऑल दो स्टेप्स, तभी आपकी एक प्रॉपर Django एप्लीकेशन बनती है, अदरवाइज वो नहीं बनती। सो फर्स्ट स्टेप जो है आपको बेसिकली, फर्स्टली तो आपको एक कमांड एग्जीक्यूट करवानी पड़ेगी। दैट कमांड इज python manage.py। आई सेड कि प्रोजेक्ट हमारे को बनाकर दे दिया है Django एडमिन ने फॉर नाउ। अब बेसिकली यहाँ से आपको कभी भी Django एडमिन के साथ इंटरेक्शन करने की जरूरत ही नहीं है, हमारे को प्रोजेक्ट लेवल मैनेजर मिला हुआ है। वी आर गोइंग टू यूज दैट प्रोजेक्ट लेवल मैनेजर। सो python manage.py start app or name of your application whichever you want to use. Okay, so this is the command for creating the Django application. Once you execute this command, you will get various basically Python packages and modules available into your Django project again. बेसिकली तब हमारी जो Django है वो और ज्यादा ग्रो कर जाएगा, हमारे प्रोजेक्ट के अंदर और भी बहुत सारी फाइल्स एंड पैकेजेस वगैरह आ जाएंगे आफ्टर एग्जीक्यूटिंग दिस कमांड. So let me just execute this command for you guys first, and then we will understand the structure. So Python manage.py start app, and I'm going to name it my app and press enter. Same scenario as start project. Basically, if you do not get any error prompted onto your screen, then your command worked successfully. So my command worked successfully, and if I go to my project directory now, I will find another Python package over here that is with name the application name. Okay, so press just open this and you will find various Python modules available in it, another Python package available in it. So this is कितने प्रोजेक्ट रनिंग में हैं। अगर प्रोजेक्ट रनिंग में होंगे तो डेफिनेटली जो हमारे को आउटपुट में अभी दिख रहा था, हमारे पाइथन के सर्वर को लॉन्च करने के बाद हमारे को यूआरएल पैटर्न दिख रहा था। एक टर्मिनल पे एक ही प्रोजेक्ट रनिंग में रह सकता है, एक टर्मिनल पे एक से ज्यादा प्रोजेक्ट कभी भी रनिंग में नहीं रह सकता है। ओके, सो ये हमारा बेसिकली काफी सारे पाइथन के और मॉड्यूल्स भी हमारे को मिल गए हैं। सो इस स्ट्रक्चर को अंडरस्टैंड करते हैं। तो लेट मी सी द स्ट्रक्चर ऑफ दैट एप्लीकेशन फर्स्ट। तो आई एम कमांडिंग आई एम ट्री with files I want to show the structure of my app,
and these are the things available in that my app. So after executing that above listed command, you will find these many stuffs available in your project. so जैसे Django के अंदर भी एक एक पाइथन मॉड्यूल का एक एक टास्क था, एक स्पेसिफिक टास्क था, एंड आई डोंट थिंक सो बेसिकली मेरे को ये इनिट वाली फाइल्स के रिगार्डिंग आपको बताने की कुछ जरूरत है, जस्ट बिकॉज ये आपको ऑलरेडी पाइथन में पता होगा कि अगर आपको बेसिकली किसी भी नॉर्मल ऑर्डिनरी फोल्डर को पाइथन के पैकेज की तरह ट्रीट कराना है, तो आपको उस फोल्डर के अंदर ये स्पेशल फाइल, ये स्पेशल मॉड्यूल बनाना पड़ता है, जिसका नाम है __init__. इसका और कोई पर्पस नहीं होता है बेसिकली, सिर्फ और सिर्फ जस्ट टू ट्रीट योर ऑर्डिनरी फोल्डर एज पाइथन पैकेज वी पुट दिस थिंग. नाउ लेट्स बिगिन विथ administration. First module which we got is administration module, that is admin.py. Remember guys, I said basically कि Python के Django framework के अंदर basically everything is preloaded, सब कुछ प्रीली लोडेड आता है, सब कुछ पहले से ही है. एडमिनिस्ट्रेशन का भी जितनी भी फंक्शनलिटी होती है वो Django आपको शुरू से ही देता है. एडमिनिस्ट्रेशन मतलब आप बेसिकली कोई एक साइट पे विजिट करते हो, आप उस साइट का दूसरा पार्ट देखते हो, और अगर उसी साइट की ऑर्गेनाइजेशन उस साइट को ओपन करे तो वो मैनेजमेंट के लिए उसका दूसरा पार्ट देखते हैं. जस्ट लाइक आप फेसबुक चलाते हो, अगर आप बेसिकली कुछ भी गलत कंटेंट पोस्ट कर देते हो तो आपकी फेसबुक आईडी को फेसबुक वाले ब्लॉक कर देते हैं. लेकिन आपने कभी अपनी प्रोफाइल पे अपनी किसी और की वेबसाइट पे से किसी और की आईडी को ब्लॉक करने का ऑप्शन देखा है? यू विल नेवर सी दैट काइंड ऑफ ऑप्शन, क्योंकि वो फेसबुक का ही एक फीचर है, लेकिन वो एडमिन मॉड्यूल के पास अवेलेबल है, यूजर मॉड्यूल के पास अवेलेबल नहीं है. मतलब उसे एडमिनिस्ट्रेशन वाले एक्सेस कर सकते हैं, उसे फेसबुक के एम्प्लॉयज एक्सेस कर सकते हैं, उसे हम एक्सेस नहीं कर सकते. वी आर द यूजर ऑफ फेसबुक. ओके, इज इट अंडरस्टूड व्हाट इज एडमिनिस्ट्रेशन मॉड्यूल? Give me a confirmation guys so I can move ahead. Yeah, so repeat once. Okay, so the administration module is basically for maintaining the site. आप Facebook को use करते हो, suppose you use YouTube, you have a channel on you have a channel of your own onto the YouTube. If you upload any vulgar video onto the YouTube, then YouTube will ban you for that. लेकिन आप किसी और चैनल को बैन कर सकते हो फॉर डूइंग दैट. लाइक अगर आपने कोई गलत सा कंटेंट देख लिया तो आप उस चैनल को बैन नहीं कर सकते, यूट्यूब वाले कर सकते हैं. जबकि आप भी यूट्यूब पे ही विजिट कर रहे हो और वो यूट्यूब वाले भी यूट्यूब पे ही विजिट करके ये सारी फंक्शनलिटी एक्सेस करते हैं, लेकिन उनका एडमिनिस्ट्रेशन मॉड्यूल के पास वो फीचर होता है. एडमिनिस्ट्रेशन मॉड्यूल बेसिकली किसी साइट को मेंटेन करने के लिए, उसके मेंटेनेंस के लिए होता है. अंडरस्टूड? So let's get going now and talk about the modules that we have after creating the application. So admin module, administration module of your project. It is the administration module of your project only. ये आपके प्रोजेक्ट का एडमिनिस्ट्रेशन का मॉड्यूल है बेसिकली, कि आप अपनी वेबसाइट, ये जो हम बना रहे हैं वेब एप्लीकेशन, इसमें एडमिनिस्ट्रेशन में क्या क्या फीचर रखना चाहते हो उसके रिगार्डिंग सारा का सारा कोड हम admin.py फाइल के अंदर करते हैं. ओके, सो नेक्स्ट मॉड्यूल दैट वी डू हैव इन this application basically apps.py. If your application is communicating with some other application of your project. हेलो या सर, जो भी आपने बताया ना पीछे, जो आपका एडमिनिस्ट्रेशन होता है वो ही है, yes. आपको डीएक्टिवेट कर देगा अकाउंट से. सर आपकी ऐसे वॉइस हमारे पास भी तो एक सर नेटवर्क इश्यूज, चैट में जैसे आपने बताया ना. चैट पे लिखकर आस्क कर लो. सो if your application is communicating with some other application of your project, then relation regarding code कि वो किस तरीके से एक दूसरे से कोऑर्डिनेट कर रहे हैं, कम्युनिकेट कर रहे हैं, रिलेशन रिगार्डिंग कोड विल बी रिटर्न इन दिस मॉड्यूल. ठीक है, रिलेशन रिगार्डिंग कोड विल बी रिटर्न इन दिस मॉड्यूल. Then we do have models.py.
इस models.py में database regarding code is written. Okay, database regarding code is written in this module basically. So what was the question asked by whom? So Satvinder is asking, one option is there to block the user. I was just giving you an example of that. Not only these functionalities are available in the module, like administration module, they can do anything. They can block the user, they can delete their content, they can do anything without confirming the admin. One option is there to block the user without confirming from admin. So you are talking about the YouTube. You can like block the content for yourself only. If you block some channel, then that channel will be blocked only for you. You will not get the content of that channel from there on, from that time onwards basically. So वो पूरे YouTube पे से उस वीडियो को नहीं हटाने वाला है डेफिनेटली. ओके, सो सतविंदर वाज आस्किंग कि सिर्फ और सिर्फ आप अगर ब्लॉक कर भी देते हो तो बिना एडमिन के थ्रू अपने अपने से भी कर सकते हो, वो सिर्फ आपके लिए रिफ्लेक्शन होगी उसकी. ओके, सो मॉडल्स के अंदर हम रखते हैं डेटाबेस रिगार्डिंग कोड, जैसे लॉगिन या साइन अप. इन दोनों के लिए डेटा कहीं ना कहीं तो स्टोर हो रहा है, जो भी क्रेडेंशियल्स आपने प्रोवाइड करे उनको कहीं तो स्टोर करा है. तो वो डेटाबेस जो बनाने का कोड होगा, डेटाबेस के लिए टेबल बनाई जाएगी, उसके अंदर डिटेल्स इंजेक्ट करी जाएगी, ऐसा कोड हम सारा models.py फाइल के अंदर लिखते हैं. ओके, उसके बाद हमारे पास एक मॉड्यूल अवेलेबल है दैट इज test.py. ये test.py है बेसिकली Django का या Python का ही बात करो तो Django के पास और Python के पास, दोनों के पास ही किसी भी एप्लीकेशन को अगर कमर्शियल लेवल पे छोड़ दिया जाता है तो उससे पहले उसको चेक करा जाता है उसकी मिथ तक कि उसके, अगर मैं उसे पब्लिक कर देता हूँ तो कुछ इशू तब ना आए, उसको पहले ही टेस्ट करा जाता है. तो सारे टेस्ट केसेस इसके अंदर लिखे जाते हैं कि ये सारी रिक्वायरमेंट हमारी एप्लीकेशन को फुलफिल करना चाहिए. टेस्ट केसेस रिगार्डिंग सारा का सारा कोड हम टेस्ट में करेंगे. जेंगो आपसे फोर्सफुली बेसिकली कोड को कैटेगराइज करवाएगा. आप करो ना करो, जैसे आप बेसिकली अपना नॉर्मल पाइथन प्रोजेक्ट बनाते थे, उसमें एक ही फाइल के अंदर भी हम बना देते थे, अगर चाहे तो आप एक ही फाइल के अंदर पूरा कोड कर सकते हैं, लेकिन उसमें हमारी चॉइस थी. जेंगो आपसे फोर्सफुली ये सब करवाएगा, आपको अलग अलग मॉड्यूल्स के अंदर ही कोड करना पड़ेगा. एंड व्यूज के अंदर हमारा बेसिकली होता है सारा का सारा लॉजिक, जो भी प्रोसेस होता है, लॉजिक कह लो या प्रोसेसिंग जितनी भी होती है. जैसे आपने लॉगिन पे क्लिक करा तो उस लॉगिन पे क्लिक करने के बाद हुआ क्या, डेटाबेस में से डिटेल्स को फेच करा, फाइंड करा, पासवर्ड मैच करा और उसके बाद आपको एक नए पेज पे भेज दिया. दैट इज व्हाट वी कॉल प्रोसेसिंग. ऐसा सारा का सारा कोड हम बेसिकली views.py में लिखेंगे. और उसके बाद हमारे पास ये init फाइल है. वी नो दैट ये बेसिकली जस्ट टू ट्रीट दिस माय ऐप ऑर्डिनरी फोल्डर एज पाइथन पैकेज, दिस मॉड्यूल इज देयर. ओके, फिर हमारे पास एक मॉड्यूल अवेलेबल है दैट इज माइग्रेशंस. माइग्रेशंस आपने यहाँ पर, हमने जब सर्वर रन करा था तो एक टॉपिक भी, एक वार्निंग भी आई थी ना माइग्रेशंस रिगार्डिंग. बेसिकली माइग्रेशंस होती क्या है, पाइथन कोड दैट कैन बी कन्वर्टेड टू एसक्यूएल. ऐसा पाइथन कोड या ऐसे पाइथन कोड के मॉड्यूल्स जो एसक्यूएल में कन्वर्ट करे जा सकते हैं, उनको हम माइग्रेशंस कहते हैं जेंगो में. ओके, ऐसा कोड पाइथन का जिसे हम बेसिकली एसक्यूएल में कन्वर्ट कर सकते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, बेसिकली माइग्रेशंस ऑफ जेंगो. ओके, तो इसके अंदर सारे माइग्रेशन मॉड्यूल्स अवेलेबल होते हैं. ये माइग्रेशंस एपीआई जो है अभी ये खाली है बेसिकली, इसके अंदर, इस पैकेज के अंदर कोई भी मॉड्यूल नहीं है, बस एक इनिट मॉड्यूल है जस्ट टू ट्रीट दिस पैकेज एज अ पाइथन पैकेज. लेकिन यहाँ पर कोई मॉड्यूल नहीं है. जब हम मॉडल्स के अंदर कोड करेंगे और माइग्रेशंस बनाएंगे तब इसके अंदर खुद ब खुद काफी सारे मॉड्यूल्स बनते चले जाएंगे, जो कि मैंने बताया था आपको जेंगो की इंट्रोडक्शन पे कि आपको एसक्यूएल का ही कोड नहीं लिखने की कोई जरूरत ही नहीं है, आप सिर्फ पाइथन का कोड लिखोगे और वो पाइथन का कोड खुद ब खुद कन्वर्ट होगा आपके लिए एसक्यूएल में. तो कन्वर्ट करने के बाद जो कोड हमारे को दिखेगा ना, वो सारा हमारे को माइग्रेशंस के अंदर दिखता है. So this is the structure of a basic application. After executing this command, you will get these many stuff available in your basically Python project. एक और पैकेज आपके इसमें इंक्लूड होने वाला है. और after running the server, you will find one more thing. Like जब हमने प्रोजेक्ट को क्रिएट करा, आफ्टर क्रिएटिंग प्रोजेक्ट हमारे पास क्या क्या चीजें थी, manage.py, ASGF, ASGI और settings, URLs, WSGI, init. लेकिन if you go over there again now, you will find another file also. लाइक यहाँ पर एक db.sqlite3 अवेलेबल है. इसका अगर काइंड चेक करोगे तो ये एक डेटाबेस फाइल है, ये एक डेटाबेस है, लोकल डेटाबेस.
मैंने बताया था जेंगो आपको अपना डेटाबेस भी खुद देता है, डेटाबेस का एपीआई भी खुद देता है, आपको एडमिनिस्ट्रेशन भी खुद देता है। दैट इज व्हाई मैंने बोला था कि जेंगो के अंदर 95% ऑफ वर्क इज ऑलरेडी डन। तो इसने आपको जेंगो ने आपको डेटाबेस तक खुद दे रखा है। तो इस डेटाबेस के साथ बेसिकली ये हमारा डेटाबेस है, लोकल डेटाबेस, जो इस साइट के बेसिक डिटेल्स को स्टोर करने में मदद अभी इसकी ली जा सकती है। बाद में हम इसे बदल भी देंगे, कोई इश्यू नहीं होगा। ओके, सो ये एक नई चीज हमारे लिए इंक्लूड हो चुकी है अब हमारा, और वो है हमारी बेसिकली क्या, db.sqlite 3, जो कि हमारा एक पाइथन का एक बेसिकली मॉड्यूल भी आपने पढ़ा होगा जब हमने डेटाबेस कनेक्टिविटी करी थी, SQLite 3, जिसकी हेल्प से हम बेसिकली एक लोकल डेटाबेस के साथ डील करते हैं। तो ये एक लोकल डेटाबेस ही है, db.sqlite 3, ये हमारा एक डेटाबेस है, लोकल डेटाबेस फॉर योर प्रोजेक्ट। आपके प्रोजेक्ट के रिगार्डिंग ये आपके लिए, आपकी हेल्प के लिए बेसिकली अभी आपको एक लोकल डेटाबेस प्रोवाइड करा गया है, जिसके अंदर आपकी साइट के रिगार्डिंग सारी इन्फॉर्मेशन आप स्टोर कर सकते हो, और जितनी इन्फॉर्मेशन स्टोर करोगे उस वैसे वैसे इसका साइज खुद बढ़ता चला जाएगा। ओके, सो दिस इज द बेसिक स्टफ। लेकिन सिर्फ इस कमांड को एग्जीक्यूट कर देना इनफ नहीं होता है एक एप्लीकेशन को बनाने के लिए। इस कमांड को एग्जीक्यूट करने के बाद आपको एक चीज और करनी पड़ती है, और उस चीज वो है बेसिकली रजिस्टर योर एप्लीकेशन with Django project. So Django can provide support for your application as well. Basically आपने एप्लीकेशन बना तो ली, लेकिन आपको Django को बताना पड़ेगा कि आपने एक एप्लीकेशन बनाई है। ओके, तो Django उसे भी रिकॉग्नाइज करे, उसे भी अपना ही एक पार्ट माने आपके प्रोजेक्ट का, जिससे फ्यूचर में एडमिनिस्ट्रेशन रिगार्डिंग, सिक्योरिटी रिगार्डिंग, स्केलेबिलिटी रिगार्डिंग सारी जो भी सपोर्ट्स Django प्रोवाइड कराता है अदर एप्लीकेशंस के लिए, वो इसके लिए भी करवा सके। अब आपको उसे रजिस्टर करना पड़ेगा विद योर Django एप्लीकेशन। और यहाँ पर आप कभी भी कोड करने के लिए नोटपैड एंड ऑल यूज नहीं कर सकते। अब आपको कोई ना कोई IDE यूज करना ही पड़ेगा, जस्ट बिकॉज वी हैव वेरियस पाइथन मॉड्यूल्स अवेलेबल टू कोड इन। बेसिकली हमारे को बहुत सारे मॉड्यूल्स में कोड करना है। अब मैं एक एक काफी सारी लाइक 8-10 नोटपैड में तो खोल के उन्हें बैठूंगा नहीं, वो गुड अप्रोच भी नहीं कहलाएगी। इसीलिए VS कोड या जो भी IDE के साथ आप कंफर्टेबल हो उस IDE को डाउनलोड कर लेना। मैं VS कोड के साथ कंफर्टेबल हूँ, तो मैंने कोड डॉट मीन्स करंट वर्किंग डायरेक्टरी, मैंने बोला VS कोड को कि करंट वर्किंग डायरेक्टरी को अपने अंदर लॉन्च कर लो। थोड़ी सी देर वेट करो और हमारा VS कोड जस्ट लॉन्च हो जाएगा यहाँ पर, और हमारा पूरा प्रोजेक्ट इसके अंदर खुला हुआ होगा। साइड में यहाँ पर ये प्रोजेक्ट ट्री हमारे को दिखेगा, जिसके अंदर सारे के सारे पैकेजेस एंड सारे के सारे मॉड्यूल्स अवेलेबल होंगे। ओके, हमारे को रजिस्ट्री जो करनी होती है ना, वो रजिस्ट्री बेसिकली एप्लीकेशन की कहाँ पर करनी होती है। हमारे पास एक मॉड्यूल था settings.py। बेसिकली हमारे पास एक मॉड्यूल आया था प्रोजेक्ट लेवल पे settings.py, उसके अंदर एक लिस्ट होगी इंस्टॉल्ड एप्स नाम से। उसके अंदर हमारे को अपनी एप्लीकेशन के नेम को बेसिकली अपेंड कराना है। अपेंड एप्लीकेशन नेम, जो भी आपने एप्लीकेशन बनाई है बेसिकली, ये आपको टास्क परफॉर्म करना है। उसके अंदर बेसिकली सेटिंग्स पे जाओगे, अगर यहाँ पर आया मैं, या इधर आने के बाद सर ये कोड या कोड डॉट से ऑटोमेटिकली VS कोड में खुलेगा, हाँ, या जो अगर आपने या डॉट कोड कमांड को आपने इनेबल करा इंस्टॉलेशन के टाइम पे, तो ही ये कमांड वर्क करेगी, अदरवाइज नहीं करेगी। तो इनेबल करना पड़ेगा इसको पहले। या इंस्टॉलेशन के टाइम पे पूछता है कि डॉट कोड कमांड चाहिए या नहीं चाहिए, आपको उसे रखना पड़ेगा। ओके, माय प्रोजेक्ट के अंदर हमारे पास settings.py फाइल है। ये एक पाइथन का प्रॉपर मॉड्यूल है। सबसे पहले जो ऊपर आपको देखने में लगता है ये कमेंट लग रही होगी, लेकिन ये सिर्फ कमेंट नहीं है, ये इस पूरे मॉड्यूल की डॉक्यूमेंटेशनल स्ट्रिंग है। इस मॉड्यूल के अंदर एक और इनबिल्ट मॉड्यूल यूजर रखा है जिसका नाम है OS। फिर यहाँ पर ये आपको वेरिएबल, कांस्टेंट वेरिएबल्स बनाने की जगह दे रखी है, पाथ रिगार्डिंग वेरिएबल बनाने की जगह दे रखी है। इस मॉड्यूल को भी यानी कि सेक्शंस में डिवाइड कर रखा है। जरूरी नहीं है कि आप यहीं पे बनाओ, लेकिन रिकमेंडेड यहीं पर बनाना होगा। ये सिक्योरिटी की है, जो सिक्योरिटी रिगार्डिंग में बात कर रहा था कि Django सिक्योरिटी का खुद ध्यान रखता है, तो Django हर प्रोजेक्ट को एक सिक्योरिटी की असाइन कराता है। ये रैंडम होगी, हर प्रोजेक्ट की डिफरेंट आएगी, आप इसको कभी भी सेम नहीं देख पाओगे।
डिबगिंग यहाँ पर ट्रू हो रखी है क्योंकि अभी हमारा डेवलपमेंट मोड ऑन है, मतलब अगर हमारे प्रोजेक्ट में कुछ भी इशू होता है तो अभी वो एरर्स हमारे को स्क्रीन पे डिस्प्ले होंगे, हमारे को वो सारे के सारे एरर्स दिखाए जाएंगे। डिबग ट्रू है, दैट्स व्हाई अभी मतलब हम इसमें डिबगिंग भी करना चाहते हैं। डिबगिंग इज द प्रोसेस ऑफ सॉल्विंग द एरर्स बेसिकली। अलाउड होस्ट ये भी एक लिस्ट है, लेकिन इसमें हम उन यूआरएल्स यानी कि जो भी डोमेन आप खरीदोगे आगे जाकर अपनी वेबसाइट को लाइव करते टाइम, ये जो भी हम एप्लीकेशन बनाएंगे, तो यहाँ पर सिक्योरिटी रिगार्डिंग ही ये एक फीचर है बेसिकली जेंगो का। इस लिस्ट में आपको वो डोमेन यहाँ पर लिखना पड़ेगा, उस डोमेन के थ्रू ही आपकी वेबसाइट को सिर्फ एक्सेस करा जा सकेगा, उसके अलावा और किसी चीज के थ्रू आपकी वेबसाइट को एक्सेस नहीं करा जा सकेगा। ठीक है, फिर ये रही वो लिस्ट जिसकी मैं बात कर रहा था, इंस्टॉल्ड एप्स। मैंने बताया था कि जेंगो बेसिकली फुल्ली लोडेड आता है, तो ये जेंगो की पहले से ही आपने एक प्रोजेक्ट बनाया था ना, खाली प्रोजेक्ट था, एक एप्लीकेशन बनाई है, वो भी खाली एप्लीकेशन है, लेकिन फिर भी इसके अंदर देखो ये 6 एप्लीकेशन ऑलरेडी डली हुई है। पहली एडमिनिस्ट्रेशन की मॉड्यूल की बेसिकली एप्लीकेशन, दूसरी ऑथेंटिकेशन की एप्लीकेशन, तीसरी कंटेंट टाइप्स, चौथी सेशन, पांचवी मैसेजिंग एपीआई और छठी स्टैटिक फाइल्स एपीआई। बेसिकली ये सारी एप्लीकेशंस पहले से ही आपके एक जेंगो ब्लैंक प्रोजेक्ट के अंदर आए। तो ऐसे ही कहीं पे भी आप अपनी एप्लीकेशन का नाम नहीं लिख दोगे, इसके लिए आपको एक ऑर्डर मेंटेन करना पड़ेगा। तो सबसे पहले इस इंस्टॉल्ड एप्स की लिस्ट के अंदर आपको जेंगो की डिफॉल्ट एप्लीकेशंस का ही नाम रखना होता है। ओके, सबसे पहले जेंगो की डिफॉल्ट एप्लीकेशंस का ही नाम रखें। इसके बाद जैसे जैसे हमारे पास पाइथन में थर्ड पार्टी मॉड्यूल्स होते थे जिन्हें हम पिप इंस्टॉल पर्टिकुलर मॉड्यूल नेम डाल के करते थे इंस्टॉल, ऐसे ही काफी सारी जेंगो की थर्ड पार्टी एप्लीकेशंस भी हम यूज करने वाले हैं आगे जाकर। बनी बनाई एप्लीकेशन मिलती है इंटरनेट पे इसकी, तो थर्ड पार्टी एप्लीकेशंस को डिफॉल्ट एप्लीकेशंस के बाद रखा जाता है। फिर बारी आती है हमारी यूजर डिफाइंड एप्लीकेशंस की। ओके, जो हमने अभी बनाई है वो हमारी खुद की डिफाइंड एप्लीकेशन है, तो यहाँ पर बारी आती है हमारी यूजर डिफाइंड एप्लीकेशन की। यहाँ पर हमारे को उसका जस्ट नाम रखना होगा इन द फॉर्म ऑफ स्ट्रिंग। सो दिस इज माय एप्लीकेशन। नाउ जेंगो विल प्रोवाइड द सपोर्ट फॉर माय एप्लीकेशन एज वेल। जेंगो के लिए हमने अब प्रॉपरली एप्लीकेशन क्रिएट कर दी है। ओके, अब इसके पास बेसिकली एप्लीकेशन अवेलेबल है और एप्लीकेशन के साथ अब इसमें प्रोसेस होने वाला है। मतलब ये 6 एप्लीकेशन हमारी डिफॉल्ट है, थर्ड पार्टी हमने कोई नहीं डाली, और एक एप्लीकेशन हमने और रजिस्टर करी अभी भी। लेकिन अगर आप अपने सर्वर को रन करोगे लाइक पाइथन manage.py रन द सर्वर, आई एम सेइंग कि सर्वर रन करो, वेट फॉर अ व्हाइल, डेफिनेटली यू विल गेट द यूआरएल अगेन बेसिकली, जिसको आप ब्राउजर के अंदर पुट कर सको। चेकिंग फॉर द स्टेट रीलोडर, इसने सारी चीजें चेक करने के बाद हमारे को एक यूआरएल पैटर्न दे दिया, और उस यूआरएल पैटर्न को इनटू द ब्राउजर वी कैन टाइप एंड सेंड द रिक्वेस्ट। सो व्हाट वी आर गेटिंग द सेम रिजल्ट ओवर हियर। हमने एप्लीकेशन बनाई, लेकिन अभी एप्लीकेशन के अंदर कोई भी फंक्शनैलिटी अवेलेबल नहीं है। हमारी एप्लीकेशन के अंदर बेसिकली कुछ भी कोई भी फंक्शनैलिटी अवेलेबल नहीं है अभी, इसीलिए हमारे को ये ब्लैंक प्रोजेक्ट जैसा ही आउटपुट दिखा रहा है अभी फिलहाल। ठीक है, सो लेट्स मेक आवर फर्स्ट HTTP रिक्वेस्ट। जो भी हम प्रोग्रामिंग वर्ल्ड में अपना पहला प्रोग्राम बनाते हैं, हेलो वर्ल्ड एप्लीकेशन जो हम बनाते हैं, तो हम जेंगो में अब अपनी हेलो वर्ल्ड एप्लीकेशन क्रिएट कर रहे हैं। ओके, so let's create the hello world application into the Django। हमारे पास एक ब्लैंक एप्लीकेशन अवेलेबल है और ये रहा हमारा VS कोड में पूरा एंटायर प्रोजेक्ट ओपन बेसिकली। अभी देखो, अगर मैंने सेटिंग्स पे जाकर Ctrl+S दबाया और यहाँ पर आकर देखोगे ना, तो खुद ब खुद देख रहे हो प्रोजेक्ट रीलोड होने लग गया, मतलब वो स्टेट रीलोडर वर्क कर रहा है एक्चुअली। आप इनमें से कोई भी पाइथन मॉड्यूल को बेसिकली सेव करोगे, चेंजेस करोगे, तो खुद ब खुद हमारा जो ये सर्वर है वो रीलोड हो जाएगा, जिससे चेंजेस आपको यहाँ पर रिफ्लेक्शन में दिखे। इसीलिए सो सबसे पहले आपको अगर एक फर्स्ट अपनी HTTP रिक्वेस्ट भेजनी है, तो उसके लिए भी कुछ स्टेप्स आपको फॉलो करने पड़ेंगे। सो मेकिंग योर फर्स्ट HTTP रिक्वेस्ट। ठीक है, हम अपनी फर्स्ट HTTP रिक्वेस्ट अब सेंड करेंगे, और उसके लिए हमारे को क्या क्या करना पड़ेगा, क्या क्या स्टेप्स हमारे को फॉलो करने पड़ेंगे, लेट्स सी। फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपको प्रोजेक्ट क्रिएट करना पड़ेगा, जो कि हम कर चुके हैं, क्रिएट प्रोजेक्ट, जो कि हम कर चुके हैं। उसके बाद यू विल हैव टू क्रिएट द एप्लीकेशन, जो कि हम बना चुके हैं, एप्लीकेशन भी बना चुके हैं हम। इसके बाद क्रिएट द व्यू लॉजिक, आपको व्यू लॉजिक बनाना पड़ेगा, व्यू बेसिकली फंक्शन बनाना पड़ेगा। अब व्यू लॉजिक क्या होता है, ये एक्चुअली व्यू ही क्या है, पहले तो ये अंडरस्टैंड करते हैं।
वेब डेवलपमेंट के इंटरनेट पे जितने भी फ्रेमवर्क्स अवेलेबल है ना, वो दो ही आर्किटेक्चर्स को फॉलो करते हैं। एक होता है MVC और एक होता है जो जेंगो फॉलो करता है हमारा, वो है MVT। ये दो ही आर्किटेक्चर्स है जो वेब डेवलपमेंट में फॉलो करे जाते हैं, MVC या MVT। ओके, इनके अलावा कोई और आर्किटेक्चर फॉलो नहीं करा जा सकता। लेट मी सिलेक्ट समथिंग, खुद ब खुद, सॉरी, आई हैव टू रीरेज दिस एंड रीटाइप दिस स्टफ। MVC एंड अदर वन इज MVT। ओके, सो ये है क्या एक्चुअली? MVC की फुल फॉर्म है मॉडल व्यू या मॉडल, सॉरी MVC लिखना था मैंने, ऊपर MCV लिख दिया, मॉडल व्यू कंट्रोल। ठीक है, और MVT की फुल फॉर्म है बेसिकली हमारी मॉडल व्यू टेम्पलेट। ओके, मॉडल व्यू टेम्पलेट और मॉडल व्यू कंट्रोल। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ ये दो ही आर्किटेक्चर्स अवेलेबल है जिन्हें कोई भी वेब डेवलपमेंट का फ्रेमवर्क फॉलो करता है, MVC या MVT। जेंगो जो है बेसिकली हमारा, वो फॉलो करता है MVT को, MVC को वो फॉलो नहीं करता। अब इन दोनों में डिफरेंस क्या है बेसिकली? पहला है मॉडल। मॉडल के अंदर हमारा डेटाबेस के रिगार्डिंग कोड लिखा जाता है। ओके, मॉडल के अंदर हमारा सारा का सारा डेटाबेस रिगार्डिंग कोड होता है। ठीक है, तो MVC आर्किटेक्चर भी जो फॉलो करता है ना, उसमें भी जो मॉडल होगा उसके अंदर भी बेसिकली हमारा डेटाबेस रिगार्डिंग कोड ही होगा। व्यू जो होता है MVC के अंदर, वो प्रेजेंटेशन पर्पस के लिए होता है। मतलब जो अपनी, मैंने जो आपको HTML पढ़ने के लिए कहा था कि टेम्पलेट्स बनाओगे एंड ऑल ये करोगे, ये सारा कोड उसमें MVC आर्किटेक्चर फॉलो करने वाले किसी भी वेब डेवलपमेंट के फ्रेमवर्क में व्यू के अंदर लिखा जाता है। और कंट्रोल होता है फॉर लॉजिक या प्रोसेसिंग या बिजनेस लॉजिक के रिगार्डिंग। मतलब सारा प्रोसेस जो मैंने बताया था कि लॉगिन के बटन पे क्लिक करोगे तो क्या होगा, बेसिकली डेटाबेस के अंदर डिटेल्स को फैच करा जाएगा, फिर क्रॉस चेक करा जाएगा और फिर आपको एक जगह भेजा जाएगा। तो उसके रिगार्डिंग कोड, ये जो भी मैंने अभी बोला, वो सब कुछ कंट्रोल में लिखा जाता था अगर जो भी आर्किटेक्चर MVC फॉलो करता था। जावा के वेब डेवलपमेंट के फ्रेमवर्क्स हैं बहुत सारे जो MVC को ही फॉलो करते हैं, जैसे स्प्रिंग है हमारे पास, हाइबरनेट है हमारे पास, बेसिकली बहुत सारे ऐसे फ्रेमवर्क्स हैं हमारे पास जो यही फॉलो करते हैं। हाइबरनेट है हमारे पास, ये इसी को फॉलो करते हैं, MVC को ही। लेकिन जेंगो फॉलो करता है मॉडल व्यू टेम्पलेट। जेंगो MVT को फॉलो करता है, MVC को फॉलो नहीं। जिसमें बेसिकली मॉडल में इसमें भी डेटाबेस के रिगार्डिंग कोड ही होता है, लेकिन इसका व्यू प्रेजेंटेशन के लिए नहीं होता, इसका व्यू होता है बिजनेस लॉजिक के लिए। ठीक है, इसके अंदर हम अपना सारा लॉजिक रिगार्डिंग कोड लिखते हैं और टेम्पलेट जो है हमारी वो होती है इसमें प्रेजेंटेशन पर्पस के लिए। इसमें कंट्रोल नहीं होता, कंट्रोल का काम व्यू करता है इसमें। इज इट अंडरस्टूड कि कौन सा आर्किटेक्चर बेसिकली जेंगो फॉलो करता है? जेंगो फॉलो करता है MVT, मॉडल व्यू टेम्पलेट। तो इसीलिए यहाँ पर मैंने लिख रखा है क्रिएट व्यू लॉजिक। मतलब आपको जो रिक्वेस्ट बेसिकली भेजनी है उसके थ्रू करवाना क्या है? मेरे को स्क्रीन पे हेलो वर्ल्ड प्रिंट करवाना है, तो ये मेरी फंक्शनैलिटी हुई, ये मेरी प्रोसेसिंग हुई कि मेरे को मेरे व्यू लॉजिक के थ्रू क्या करवाना है, स्क्रीन पे हेलो वर्ल्ड प्रिंट कराना है। इज इट क्लियर गाइस फॉर ऑल ऑफ यू? Sir, can you please explain once again? ओके, सो Second part से ये make बेसिकली वेब डेवलपमेंट में दो ही आर्किटेक्चर्स को फॉलो करा जाता है। फर्स्ट वन इज MVC एंड द अदर वन इज MVT। फर्स्ट वन जो MVC है उसमें M मींस मॉडल, V मींस व्यू एंड C मींस कंट्रोल। मॉडल जो कि मैंने आपको ऊपर अभी यहाँ पर एक दिखाया था, models.py फाइल, एक मतलब मॉड्यूल मिला था। ऐसे ही MVC के अंदर भी बेसिकली आपको बहुत सारे ये मिलेंगे मॉडल्स एंड ऑल। ठीक है, ये सारी फाइल्स मिलेंगी MVC में भी, या बनानी पड़ेंगी आपको। इसके अंदर मॉडल में डेटाबेस रिगार्डिंग कोड होता है, व्यू में प्रेजेंटेशन रिगार्डिंग कोड होता है और कंट्रोल में लॉजिक रिगार्डिंग कोड होता है। अगर MVC आर्किटेक्चर को फॉलो करने वाले किसी भी बेसिकली आप उसको पढ़ते हो वेब डेवलपमेंट के फ्रेमवर्क को, लेकिन जेंगो के अंदर MVT फॉलो करा जाता है, MVC नहीं। मतलब मॉडल में तो वही डेटाबेस रिगार्डिंग कोड लिखोगे, लेकिन व्यू इसके व्यू से बिल्कुल ही अलग है। इसका व्यू प्रेजेंटेशन पर्पस के लिए था, लेकिन जेंगो का जो व्यू होता है वो बिजनेस लॉजिक के लिए होता है और टेम्पलेट्स होती है प्रेजेंटेशन पर्पस के लिए। इज इट क्लियर? yes sir. ओके,
So that is how you guys like, this is the architecture being followed by the Django. This is the architecture. Okay, so let me just create this hello world application. We will keep till hello world application just for today. Okay, so now what we need to do is we will have to create the Django basically view logic. अब हमारे को व्यू लॉजिक बनाना है, तो व्यू लॉजिक के रिगार्डिंग कोड हम डेफिनेटली कहां पर करेंगे, इस views.py फाइल के अंदर करेंगे. सो लेट्स गेट ओवर हियर एंड इन हियर व्हाट आई विल हैव टू डू इज आई विल हैव टू क्रिएट अ फंक्शन. मेरे को एक फंक्शन बनाना पड़ेगा, डेफ फंक्शन. और फंक्शन के बाद मैंने यहाँ पर जो भी नाम रखना है, मैंने बोला हेलो वर्ल्ड, आई एम नेमिंग इट. ओके, मैंने इसे हेलो वर्ल्ड नेम दे दिया. और इसको बेसिकली जैसे पाइथन में ऊप्स में हमारे लिए सेल्फ को वैल्यू खुद मिलती थी ना, ऐसे ही इस फंक्शन को एक वैल्यू खुद ब खुद मिलेगी जो कि क्या होगी, हमारी रिक्वेस्ट. ये रिक्वेस्ट इसे खुद मिलेगी और यहाँ से मैंने बेसिकली रिटर्न करवा दिया या प्रिंट करवा दिया है स्क्रीन पे हेलो वर्ल्ड. ठीक है, मैंने स्क्रीन पे हेलो वर्ल्ड प्रिंट करवा दिया एंड दैट्स इट. ये मेरा व्यू लॉजिक है अभी फिलहाल के लिए. ठीक है, रिक्वेस्ट इसे खुद मिलेगी. याद होगा मैंने अभी एक्सप्लेन करा था, क्लाइंट सर्वर पे रिक्वेस्ट भेजता है, सर्वर उस रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट करता है, एक्सेप्ट करके इंडेक्स में देखता है कि फिर बेसिकली रिक्वेस्ट किसको देनी है और फिर वो रिक्वेस्ट उसको हैंड ओवर कर देता है. तो रिक्वेस्ट किसी चीज में रखनी तो पड़ेगी ना, इसीलिए एक वेरिएबल को वैल्यू बेसिकली एक पोजिशनल आर्ग्यूमेंट खुद मिलती है. रिक्वेस्ट की जगह कुछ भी नाम दे सकते हो, ऐसा जरूरी नहीं है कि सिर्फ रिक्वेस्ट ही रखो नाम इसका. और ये हमारा बन के रेडी हो चुका है बेसिकली एक व्यू लॉजिक. आफ्टर क्रिएटिंग द व्यू लॉजिक व्हाट वी विल हैव टू डू इज, व्यू लॉजिक क्रिएट करने के बाद क्रिएट यूआरएल पैटर्न. अब हमारे को इसे इंडेक्स में भी तो ऐड करना पड़ेगा. हमने एक नई फंक्शनैलिटी ऐड करी है अपनी एप्लीकेशन में, तो हमारे को इसे इंडेक्स में भी ऐड करना पड़ेगा. ऑब्वियस सी बात है, इंडेक्स में ऐड करने के लिए हमारे को क्या करना पड़ेगा, यूआरएल पैटर्न बनाना पड़ेगा. और यूआरएल पैटर्न बनाने के लिए हमारे को वो urls.py वाली जो हमारी फाइल है या मॉड्यूल है उसमें जाना पड़ेगा. तो urls वाले मॉड्यूल पे गए, यहाँ पर देखो आपको फुल एक्सप्लेनेशन दे रखी है कि किस तरीके से आप बेसिकली यूआरएल पैटर्न क्रिएट करोगे. और एक यूआरएल पैटर्न ऑलरेडी बना हुआ है, जिस तरीके से ये बना हुआ है इसी तरीके से एक और बना देते हैं. पाथ, जो भी लिंक आपको मिलेगी उसके बाद में आपको लिखना पड़ेगा ये हेलो, मैंने हेलो रिक्वेस्ट भेजी है, सिर्फ हेलो लिख दिया. जब भी इस यूआरएल पैटर्न पे रिक्वेस्ट भेजी जाएगी तो आप कौन सा व्यू फंक्शन फायर करवाना चाहते हो, तो आपको वो व्यू फंक्शन यहाँ पर मंगाना पड़ेगा. तो मैंने बोला फ्रॉम माई ऐप एक बेसिकली पाइथन पैकेज है, उसके अंदर से मेरे को इंपोर्ट करना है किसको, व्यूज को. उस व्यूज के अंदर बेसिकली एक फंक्शन हमने बनाया है. सो व्यूज पे आया और यहाँ पर आकर हेलो वर्ल्ड यहाँ पर जस्ट लिख दिया. ये हमारा यूआरएल पैटर्न भी बन के रेडी हो चुका है एंड इसे सेव भी कर दिया मैंने. और जब हमने यूआरएल पैटर्न भी बना लिया है, अब लास्ट स्टेप आपको क्या करना है, जस्ट मेक द रिक्वेस्ट. लास्ट स्टेप क्या करना है आपको, मेक रिक्वेस्ट. जो भी आपको रिक्वेस्ट भेजनी है उस पे रिक्वेस्ट भेजो थ्रू योर वेब ब्राउजर. सर्वर खुद ब खुद रीस्टार्ट हो चुका है. यू विल सी दैट जो भी एरर्स आ रहे थे वो सब खत्म, सर्वर खुद रीस्टार्ट हो चुका है. कम ओवर हियर. अब बेसिकली आपका प्रोजेक्ट ये नहीं दिखाएगा ये जो रॉकेट साउंड रहा, क्योंकि जब मैंने कुछ भी नहीं पे रिक्वेस्ट भेजी तो इट इज सेइंग कि ऐसा कोई यूआरएल पैटर्न ही नहीं है. सिर्फ दो यूआरएल पैटर्न्स आर अवेलेबल ओवर हियर, एक है एडमिन, एक है हेलो. तो मेरे को यहाँ पर 8000 के बाद हेलो लिखकर एंटर दबाना पड़ेगा. सो वी आर गेटिंग समथिंग एल्स. पेज नोट फाउंड तो नहीं मिल रहा है हमारे को, वी आर गेटिंग समथिंग एल्स. ये बोल रहा है हमारे को ये वैल्यू एरर है इस हेलो वाले एप्लीकेशन पे. और वो वैल्यू एरर क्या है, बेसिकली द व्यू फंक्शन, जो भी आपने व्यू फंक्शन बनाया है वो डिडंट रिटर्न HTTP रिस्पॉन्स. क्योंकि जब हम URL बार में से लिखकर कुछ भी एंटर करते हैं तो वो एक HTTP रिक्वेस्ट जाती है, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल रिक्वेस्ट जाती है. तो उसको रिस्पॉन्स जो रिटर्न करना है वो भी HTTP रिस्पॉन्स में ही रिटर्न करना चाहिए. जबकि हमारे जो हमने हेलो वर्ल्ड फंक्शन बनाया उसने कुछ भी रिटर्न नहीं करा है, इट रिटर्न नन इंस्टेड. लेकिन अगर आप अपने सर्वर पे आओगे यू विल सी हेलो वर्ल्ड प्रिंटेड ओवर देयर. मतलब वो फंक्शन खुद ब खुद फायर हुआ था और प्रिंट की हेल्प से हम कंसोल पे कुछ प्रिंट कर सकते हैं, वेब ब्राउजर पे कुछ प्रिंट नहीं कर सकते. दैट इज व्हाई हमारे को बेसिकली हमारा फंक्शन तो एग्जीक्यूट हुआ लेकिन हमारे को एरर भी मिला है. ठीक है, तो जब HTTP रिक्वेस्ट आई थी तो हमारे को HTTP रिस्पॉन्स ही रिटर्न करना पड़ेगा. और HTTP रिस्पॉन्स को रिटर्न करने के लिए हमारे को क्या करना पड़ेगा, हमें व्यू लॉजिक को थोड़ा सा और अलग तरीके से लिखना पड़ेगा. सो फ्रॉम django.http एक पैकेज है इसके अंदर, इसमें एक क्लास अवेलेबल है जिसका नाम है HTTP रिस्पॉन्स. ठीक है, इस क्लास का ऑब्जेक्ट अगर आप रिटर्न करोगे बेसिकली तो वो एक HTTP ऑब्जेक्ट होगा. ठीक है, सो इंस्टेड ऑफ लाइक या कीपिंग दिस थिंग एज वेल,
और यहाँ से मैंने बोल दिया कि ये रिटर्न करेगा एक HTTP रिस्पॉन्स ऑब्जेक्ट। ये एक HTTP रिस्पॉन्स ऑब्जेक्ट रिटर्न करेगा। यहाँ पर आप अपना HTML लिख सकते हो, लाइक आई एम सेइंग H1 में लिखा हुआ आएगा हेलो वर्ल्ड, और यहाँ पर H1 को कर दिया मैंने क्लोज। दैट इज व्हाट यू नीड टू डू। सेव करो इसे, और एक्चुअली ऑटो सेव ऑन है तो ये खुद ब खुद सेव हो चुका है, सर्वर रिलोड हो चुका होगा बेसिकली। अगर नहीं हुआ है, समटाइम्स योर सर्वर मे नॉट गेट रिलोडेड, तो कंट्रोल सी दबाकर रिलोड कर सकते हो। कंट्रोल सी से ही रिलोड भी होता है और कंट्रोल सी से ही किल भी होता है। अब वापस से आकर अगर मैं इस पे रिक्वेस्ट भेजूंगा, सो आवर रिक्वेस्ट विल गेट प्रोसेस्ड एंड वी विल फाइनली गेट हेलो वर्ल्ड ओवर हियर, और विद द हेल्प ऑफ दैट प्रिंट स्टेटमेंट वी गेट हेलो वर्ल्ड ओवर हियर एज वेल। So is it understood how things are going on? सर एक बार फिर से समझा दो सर। Yeah, definitely. So let's do a little bit of visualization for now. So we know that this is, suppose this is our system. Using this system, we typed a URL pattern that is for hello. और ये URL पैटर्न से जब भी हमने रिक्वेस्ट भेजी तो ये रिक्वेस्ट पहुंची हमारे सर्वर के पास। सो दिस इज आवर सर्वर बेसिकली, ये हमारा सर्वर है। इस सर्वर पे रिक्वेस्ट पहुंची, इस सर्वर के पास एक urls.py फाइल अवेलेबल है, वी नो दैट, और उसके अंदर hello नाम से एक URL पैटर्न है। फिर इसी सर्वर के पास बेसिकली बहुत सारी और फाइल्स भी है, वी नो दैट की व्यू भी है, इसके पास एप्स भी है, मॉडल्स भी है, बहुत सारी फाइल्स अवेलेबल है। सो सपोज दिस वन इज द व्यूज फाइल, बेसिकली दिस वन इज द व्यूज फाइल। सो जैसे ही अपने सिस्टम से हमने रिक्वेस्ट भेजी हेलो को, तो बेसिकली इसने सबसे पहले सर्वर पर जाकर उस रिक्वेस्ट के लिए कहां पर ढूंढा, इंडेक्स के अंदर, यानी कि यूआरएल पैटर्न के अंदर। यहां से उधर पता लगा कि जब भी हेलो पे रिक्वेस्ट आती है तो व्यूज के अंदर एक हेलो वर्ल्ड नाम से फंक्शन है, उसे फायर कर। इस रिक्वेस्ट को उसने व्यू के अंदर के उस पर्टिकुलर फंक्शन को हैंड ओवर कर दिया। ओके, उस पर्टिकुलर फंक्शन को, रिक्वेस्ट को हैंड ओवर कर दिया, इसीलिए मैंने यहाँ पर बोला था कि योर फंक्शन मस्ट एक्सेप्ट अ पोजिशनल आर्ग्यूमेंट। ओके, तो इस रिक्वेस्ट वेरिएबल के अंदर वो वैल्यूज आ गई। अब ये फंक्शन हुआ फायर, रिस्पॉन्स एग्जीक्यूट हुआ, तो उसने स्क्रीन पे लिखा हुआ दे दिया फर्स्ट ऑफ पहले हेलो वर्ल्ड, और ये प्रिंट स्टेटमेंट है, प्रिंट स्टेटमेंट से हमारे कंसोल वाला हेलो वर्ल्ड प्रिंट हुआ स्क्रीन पे। इसके बाद बेसिकली हमने क्या करा, इसके बाद यहाँ पर से मैंने रिटर्न करा HTTP रिस्पॉन्स, ये एक HTTP रिक्वेस्ट आई थी, इसको रिस्पॉन्स रिटर्न कर दिया फिर हमारे इस व्यू फंक्शन ने डायरेक्टली, और हमारे को स्क्रीन पे देखने को मिला वो हेलो वर्ल्ड। नाउ इज इट अंडरस्टूड? यस सर। फॉर ऑल ऑफ यू गाइस? सर आज गाइस हेलो वर्ल्ड तक ही रखते हैं, and I am definitely going to upload this video onto my YouTube channel by the evening, so you can practice from there as well. And if you do have any query or something, if you do have any problem, then you can contact me personally. Okay, तो इसको आइडियली पे क्या कर सकते हैं रन? आइडियली पे बेसिकली नो, क्योंकि ये हमारा एनवायरनमेंट है, और आइडियली पे अगर आप इसे रन करोगे भी तो शेल में रिजल्ट आता है उसमें, इसका रिजल्ट शेल का नहीं होगा, इसका रिजल्ट अलग होगा, हमारे को एक लिंक मिलेगी। ओके सर क्या? सर कल वाला वीडियो भी गूगल ड्राइव से शेयर कर देना। कल वाला वीडियो जो मैंने लिंक भेजा था वही है, आज के से मैं कंटिन्यूअस डालूंगा। ओके अच्छा ठीक है।